हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी का ये हमारा यूनिट नंबर 1 हम कवर करने वाले हैं यूजिंग माय हैंड रिटन नोट्स। तो इसमें हमारा बेसिकली जो यूनिट है वो है सैम्पलिंग एंड रिसर्च डिजाइन के ऊपर बेस्ड। तो हम कुछ बेसिक कंसेप्ट करेंगे एंड देन जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे कवर करेंगे। सबसे पहले रिसर्च होता क्या है, इजी लैंग्वेज में बात करें, रिसर्च इज सर्च फॉर नॉलेज। ये एक तरह की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है। तो आप इसमें मूव करते हो फ्रॉम नोन टू द अननोन। सो ओरिजिनल कॉन्ट्रीब्यूशन आप अपना देते हो टू एक्जिस्टिंग नॉलेज टू मेक इट मोर एडवांस्ड। सो अगर आपको रिसर्च पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज रिसर्च, तो आप अपना सारा रिसर्च प्रोसेस डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो, फ्रॉम डिफाइनिंग द प्रॉब्लम टिल टेस्टिंग द कंक्लूजन वेदर इट फिट्स और नॉट। तो आप इंटायर अपना रिसर्च प्रोसेस इसमें क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन करके आ सकते हो। अब रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? रिसर्च के मेन 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, या तो एक्सप्लोर करना, या डिस्क्राइब करना, या डायग्नोस करना, या हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना। सो 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च आर एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक या फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब रिसर्च के टाइप्स इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या टाइप्स हैं रिसर्च के? देखो, पर्पस के बेसिस पे रिसर्च हो सकती है, फंडामेंटल या अप्लाइड। मेथोडोलॉजी के बेसिस पे क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, मिक्स्ड। टाइम के बेसिस पे क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडनल। कंट्रोल कितना है, अगर कंट्रोल कर रहे हो तो एक्सपेरिमेंटल, अगर नहीं कंट्रोल कर रहे हो तो नॉन एक्सपेरिमेंटल। स्कोप के बेसिस पे जो मैंने आपको ऊपर बताया, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक या हाइपोथेसिस टेस्टिंग। डाटा कैसे कलेक्ट कर रहे हो, प्राइमरी कर रहे हो, सेकेंडरी कर रहे हो। एनालिसिस कैसे कर रहे हो, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, एंड किस सेटिंग में करो, क्या लेबोरेटरी में कर रहे हो या फील्ड में जाके करो। सो इस बेसिस पे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में रिसर्च को क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, मेथोडोलॉजी, टाइम, कंट्रोल, स्कोप, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड सेटिंग। क्लियर हुआ? अब रिसर्च का प्रोसेस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो रिसर्च प्रोसेस आपको पता होना चाहिए क्लियरली। तो रिसर्च प्रोसेस एक सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टेप ऑफ सीरीज है जो आपको रिसर्च करने से पहले फॉलो करना है। अब तो आपने इतना रिसर्च पढ़ ही लिया, तो ये जो स्टेप्स है आपके माइंड में होंगे, बट एक बार हम ओवर थ्रू कर लेते हैं इन पॉइंट्स का। तो सबसे पहले आप रिसर्च प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करोगे, देन एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे करोगे, देन हाइपोथेसिस को डेवलप करोगे, then you will prepare the research design, then determine the sample design, then you will collect the data and execute the project, then you will do analysis, then hypothesis testing, and then finally journalization and interpretation, and लास्ट में आप उसकी रिपोर्ट या प्रेजेंटेशन सबमिट कर दोगे। सो दिस इज योर रिसर्च प्रोसेस, स्टार्टिंग विद द प्रॉब्लम, लिटरेचर सर्वे, हाइपोथेसिस, रिसर्च डिजाइन, सैंपल डिजाइन, कलेक्शन, एग्जीक्यूशन, एनालिसिस एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, उसके बाद जर्नलाइजेशन और इंटरप्रिटेशन, साथ में एंड में रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन। क्लियर हुआ? डिटेल्ड वीडियो के लिए ऊपर रेफर कर लेना, दिस इज जस्ट फॉर द रिवीजन वीडियो। अब हमारा रिसर्च प्रॉब्लम होता क्या है? रिसर्च प्रॉब्लम बेसिकली वो क्लियर, कंसाइज, स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है जो रिसर्चर एम करता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। रिसर्च प्रॉब्लम की कुछ कंडीशन होती हैं, एक तो उसमें इंडिविजुअल होना चाहिए, एक एनवायरमेंट होना चाहिए, 2 कोर्स ऑफ एक्शन होनी चाहिए, 2 आउटकम्स होनी चाहिए, एंड जो दोनों आउटकम्स हैं उनकी एफिशिएंसीज अनइक्वल होनी चाहिए, एंड इंडिविजुअल को डाउट होना चाहिए कि मैं क्या करूं। अगर उसको डाउट ही नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। सो ये कुछ कंडीशंस हैं रिसर्च प्रॉब्लम की। अब इस यूनिट में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला है जो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको इसको स्टार मार्क करना है एंड इसको पक्का समझना है। सैम्पलिंग क्या होती है, सैम्पलिंग के क्या स्टेप्स हैं, एंड व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग अ सैंपल। ये तीनों चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में से। तो सैम्पलिंग क्या है? आपको पता है कि सारी की सारी आइटम्स जो फील्ड ऑफ इंक्वायरी में आती हैं वो हमारा यूनिवर्स या पॉपुलेशन बनाती हैं, बट हम पूरे पॉपुलेशन पे स्टडी नहीं कर सकते। तो हमारी कॉस्ट बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए, क्योंकि सैम्पलिंग प्रैक्टिकल, फ्लेक्सिबल है, अच्छा रिप्रेजेंटेशन अगर दे रही है, स्टेटिस्टिकली भी आप अच्छे से प्रिसाइज वे में कैलकुलेट कर सकते हो, फिजिबल एंड मैनेजेबल है, तो इस वे में आप सैम्पलिंग करते हो। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग कैसे करोगे? तो सैम्पलिंग के लिए सबसे पहले आप अपनी पॉपुलेशन डिफाइन करोगे, सैंपल फ्रेम डिफाइन करोगे, मेथड एंड साइज डिफाइन करोगे। मेथड एंड साइज डिफाइन करने के बाद आप प्लान करके, कलेक्ट करके, एनालाइज करोगे डाटा, एंड देन फाइनली कंक्लूड, जर्नलाइज एंड रिपोर्ट करोगे। सो इसमें कुछ स्टेप्स इंपॉर्टेंट है कि अपनी पॉपुलेशन पता होना चाहिए, फ्रेम पता होना चाहिए, किस मेथड से आप सैम्पलिंग कर रहे हो ये पता होना चाहिए, एंड सैम्पलिंग का साइज क्या है ये पता होना चाहिए। अब आपने सैंपल सिलेक्ट करना है तो उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए? देखो, जब हम सैम्पलिंग करते हैं ना, 2 तरह की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। एक तो डाटा कलेक्ट करने में, और एक बार क्या होता है अगर हमने डाटा कलेक्ट कर लिया और उससे इनकरेक्ट रिजल्ट आया तो उसकी कॉस्ट इन्वॉल्व। तो इनकरेक्ट जब रिजल्ट आता है उसके 2 कारण हो सकते हैं, एक तो सिस्टमैटिक बायस, एक सैंपल एरर। सिस्टमैटिक बायस को तो हम दूर ही नहीं कर सकते, बट जो सैम्पलिंग एरर्स है उसको हम कम कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द सैंपल साइज। तो व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग अ सैंपल प्रोसीजर? तो क्या क्राइटेरिया है सैम्पलिंग प्रोसीजर को सिलेक्ट करने का? आपको एक्यूरेसी कितनी चाहिए, क्या आप डिजाइन अडॉप्ट कर रहे हो, कितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या आप साइज ले रहे हो, कितनी आपको रैंडमाइजेशन चाहिए, कितनी आपको रिप्रेजेंटेशन चाहिए, क्या आपकी स्टेटिस्टिकल पावर है, क्या आपकी एथिकल कंसिडरेशंस है, क्या आपकी होमोजेनिटी रिक्वायरमेंट्स है। तो कंप्लीटली आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर पता लगेगा कि आप कितना सैंपल, कैसे सैंपल सिलेक्ट कर रहे हो। क्लियर हुआ? नेक्स्ट,
हमारे पास दो टॉपिक्स हैं इंटरेस्टिंग सैम्पलिंग के ओरिएंटेड आगे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैंडम एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे, टाइम रिलेटेड, साइज के रिलेटेड, रैंडमाइजेशन, जियोग्राफिकल, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, जेंडर या एज के रिलेटेड। सो अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो क्या सैंपल रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं, टाइम के अकॉर्डिंग बात करूं क्या सैंपल क्रॉस सेक्शनल ले रहे हो या लॉन्गिट्यूडनल ले रहे हो, साइज के बेसिस पे क्या आप सैंपल स्मॉल ले रहे हो या लार्ज ले रहे हो, रैंडमाइजेशन है या नहीं है, ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे एरिया सैम्पलिंग हो सकती है, क्लस्टर सैम्पलिंग हो सकती है, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज के बेसिस पे कंसेंसस सैम्पलिंग ले रहे हो या सैंपल सर्वे ले रहे हो, डेमोग्राफिक्स के बेसिस पे आप एज सैम्पलिंग भी कर सकते हो, जेंडर सैम्पलिंग भी कर सकते हो। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। एंड उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास हो जाती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसको हम रैंडम या नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं। तो जो हमारी रैंडम और नॉन रैंडम सैम्पलिंग है इसको भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है डिफरेंस बिटवीन रैंडम एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग। सो रैंडम सैम्पलिंग फर्दर हो सकती है सिंपल, स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमैटिक एंड रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स। एंड नॉन रैंडम हो सकती है कन्वीनियंस, जजमेंटल, कोटा, पर्पसिव, स्नोबॉल, कंसेक्यूटिव एंड अपॉर्चुनिस्टिक। आपको नाम याद करने हैं, ठीक है। दिस इज जस्ट अ रिवीजन वीडियो, आई एम रिपीटिंग अगेन। अगर किसी को डिटेल में चाहिए आपको ऊपर कंटेंट पूरा मिल जाएगा। देन व्हाट इज रिसर्च डिजाइन। तो रिसर्च डिजाइन क्या होता है? देखो रिसर्च डिजाइन एक बेसिकली ब्लूप्रिंट होता है, स्ट्रक्चर और प्लान बताता है आपको पूरा कि आपको कैसे डेटा को कलेक्ट करना है, कैसे उसको मेजर करना है और कैसे उसको एनालाइज करना है। व्हाट, वेयर, हाउ, बाय व्हाट मींस व्हेन, सब कुछ बताता है हमारा रिसर्च डिजाइन। तो रिसर्च डिजाइन में कुछ टर्म्स होती हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वाला होता है जिसको मैनिपुलेट या कंट्रोल कर सकते हैं। एक होता है एक्स्ट्रावीनस फैक्टर, जो हमारा फोकस ऑफ स्टडी नहीं होता बट वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। दो तरह के ग्रुप्स होते हैं इसमें, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, नॉन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और या फिर कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो वाला होता है जिसमें हम ट्रीटमेंट लगाते हैं, एंड कंट्रोल ग्रुप वो वाला होता है जो जस्ट एज अ बेस लाइन होता है फॉर द कंपैरिजन, इसमें हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लगाते। सो जो रिसर्च डिजाइन है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें 5 मेन तरह से पढ़ना है। एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल, बिटवीन या विद इन रिसर्च डिजाइन, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन या कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन। ठीक है, तो कोरिलेशन में हम रिलेशनशिप देखते हैं विदाउट एनी मैनिपुलेशन। सो एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल, बिटवीन, विद इन, लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस सेक्शनल एंड कोरिलेशनल। तो एक्सपेरिमेंटल वाला और नॉन एक्सपेरिमेंटल वाला आपको डिटेल में आ सकता है एग्जाम में, तो आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए। तो जो एक्सपेरिमेंटल वाला है उसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपेरिमेंट लगाते हैं। तो फिशर ने 3 प्रिंसिपल्स दिए थे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल। तो जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है इसको हम 2 कैटेगराइज में स्प्लिट करते हैं। एक तो होता है इनफॉर्मल रिसर्च डिजाइन एंड एक होता है फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। तो जो फॉर्मल वाला होता है और इनफॉर्मल वाला होता है इसमें भी हम फर्दर इनको सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जो इनफॉर्मल वाला है उसको हम स्प्लिट आउट कर सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर कंट्रोल डिजाइन, आफ्टर ओनली विद कंट्रोल डिजाइन, बिफोर एंड आफ्टर विद कंट्रोल डिजाइन। तो ये हमारी 3 क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इनफॉर्मल। एंड अगर मैं फॉर्मल की बेसिस पे बोलूँ तो है कंप्लीटली रैंडमाइज्ड ब्लॉक, लैटिन स्क्वायर एंड फैक्टोरियल। ठीक है, और जो मैंने आपको फिशर की 3 प्रिंसिपल्स बताए उसमें से जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं वो सिर्फ कंप्लीटली रैंडमाइज में लगते हैं एंड तीनों प्रिंसिपल्स रैंडमाइज ब्लॉक में लगते हैं। जो लैटिन स्क्वायर मेथड है वो ज्यादातर एग्रीकल्चर में यूज होता है। ठीक है, एंड जो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है इसमें बाकी जैसे लॉन्गिट्यूडनल हो गया, क्रॉस सेक्शनल हो गया, कोरिलेशनल हो गया, कंपैरेटिव हो गया, केस स्टडी वाला हो गया, सर्वे वाला हो गया, क्रॉस सीक्वेंशियल हो गया, डिस्क्रिप्टिव हो गया, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल हो गया, दीज आर ऑल नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। एक्सपेरिमेंटल में हमारे पास 2 कैटेगराइजेशन है, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। अब फाइनली हमारा लास्ट छोटे से टॉपिक बचा है इस यूनिट का, दैट इज मेजरमेंट इन रिसर्च। अगर मैं रिसर्च की बात करूं उसमें मेजरमेंट होता क्या है? देखो मेजरमेंट का मतलब है आप सिस्टमैटिकली असाइन कर रहे हो वैल्यूज को। सो प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिकली असाइनिंग वैल्यूज इज योर मेजरमेंट इन रिसर्च। तो जो मेजरमेंट है उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमारे पास 4 तरह के स्केल्स हैं, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, रेशो स्केल। कौन से 4 स्केल है? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो। तो जो नॉमिनल स्केल है उसमें ना ही कोई ऑर्डर है, ना ही कोई रैंकिंग है, ना ही कोई डिस्टेंस है, ना ही कोई अरिथमेटिक है, जस्ट नॉमिनल स्केल है। इसमें नॉन न्यूमेरिक डेटा की हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जेंडर हो गया तो मेल फीमेल है, मैरिटल स्टेटस हो गया, मैरिड अनमैरिड विडोवर, ये सब हो गए। अब ऑर्डिनल में क्या होता है, आप ये नहीं बता सकते कि कितना बड़ा है कितना छोटा है, आप ये बता सकते हो नॉट बाय हाउ मच, आप बस ये बता सकते हो कि हाँ ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा, बाद में आएगा। फॉर एग्जाम्पल लो सबसे नीचे, देन उसके ऊपर मिडल, उसके ऊपर हाई। हम कितना बड़ा या कितना छोटा ये नहीं बता सकते। इंटरवल में क्या होता है, इसमें 0 पॉइंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल IQ स्कोर्स या टेम्परेचर, तो अगर आपने बोला 0 IQ तो इसका मतलब ये नहीं होता कि 0 ही है उसका IQ, ठीक है ना, तो लैक्स ट्रू 0 पॉइंट। बट जो रेशियो वाला है इसमें ट्रू 0 पॉइंट होता है। फॉर एग्जाम्पल हाइट, वेट,
एक्सेट्रा। अगर किसी का वेट 1 है तो उसका 1 ही होगा, 0 है तो 0, मतलब कोई वेट ही नहीं है उसका, मतलब ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है वैसे, बट ये चीज़ है। जो नॉमिनल वाला है उसका कोई ना ही ऑर्डर ना ही रैंकिंग है, ऑर्डिनल वाले में ऑर्डर होता है बट बाय हाउ मच आप नहीं बता सकते। इंटरवल में आपके पास ट्रू 0 पॉइंट नहीं होता एंड रेशियो में आपके पास ट्रू 0 पॉइंट भी होता है। बाकी कैटेगराइजेशन में भी आप मेजरमेंट बता सकते हो, फॉर एग्जांपल डायमेंशन के बेसिस पे यूनिडायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल, सब्जेक्टिविटी के बेसिस पे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, रिस्पॉन्स कैसा दे रहा है, डाइकोटोमस दे रहा है, लिकर्ट रिस्पॉन्स दे रहा है, डिफरेंशियल रिस्पॉन्स दे रहा है, सब्जेक्ट के बेसिस पे एटीट्यूडल, बिहेवियरल, ये सब आप बता सकते हो। सो बहुत सारे तरीके हैं रिसर्च में मेजरमेंट करने के। सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास स्केलिंग है, दैट इज नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल या फिर रेशो। अब आप जब मेजरमेंट करते हो उसमें एरर आ सकता है। एरर बेसिकली 4 चीजों की वजह से आ सकता है। रिस्पॉन्डेंट ने कुछ गलत बता दिया, मेजरर ने कुछ गलत मेजरमेंट कर लिया, आपने गलत इंस्ट्रूमेंट यूज कर लिया, या सिचुएशन ही ऐसी थी जिसकी वजह से एरर आ गया। सो 4 रीजन हैं, जो 4 सोर्सेज हैं जिसकी वजह से एरर आ सकता है, रिस्पॉन्डेंट, मेजरर, इंस्ट्रूमेंट या फिर सिचुएशन। अब आपको साउंड मेजरमेंट करनी है, तो साउंड मेजरमेंट करने की आपके पास 3 तरह के टेस्ट होते हैं, वैलिडिटी टेस्ट, रिलायबिलिटी टेस्ट एंड प्रैक्टिकलिटी टेस्ट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में आफ्टर सैम्पलिंग, तो इसके आने के भी चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। सो टेस्ट ऑफ साउंड मेजरमेंट, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, प्रैक्टिकलिटी। सबसे पहले वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब है आप वही चीज मेजर कर रहे हो जो आप विश कर रहे थे कि जो आपको मेजर करनी थी। सो वैलिडिटी मीन्स मेजरिंग व्हाट वी विश टू वेयर, विश टू मेजर, ठीक है। तो जो वैलिडिटी है वो इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। इंटरनल मतलब जो हम विश कर रहे थे मेजर करने का वही हमने मेजर किया, बट एक्सटर्नल वैलिडिटी मतलब आप उसको जनरलाइज कर पा रहे हो। सो वैलिडिटी के हमारे पास 3 मेथड्स हैं, कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एंड क्राइटेरियन वैलिडिटी। एंड जो क्राइटेरियन वैलिडिटी है वो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी भी हो सकती है या फिर कॉन्करेंट वैलिडिटी भी हो सकती है। उसके बाद अगर मैं रिलायबिलिटी की बात करूं, तो रिलायबिलिटी का मतलब है एक्यूरेसी, प्रिसीजन या कंसिस्टेंसी। तो इसमें 2 मेन चीजें होती हैं, या तो होता है स्टेबिलिटी, एक होता है इक्विवेलेंस। स्टेबिलिटी का मतलब है अगर सेम इंस्ट्रूमेंट और सेम पर्सन कर रहा है तो चीज सेम आ रही है, दैट इज स्टेबिलिटी। अगर डिफरेंट पर्सन और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट कर रहे हैं अगर वो भी हो रहा है तो दैट इज इक्विवेलेंस। तो इसके भी 3 मेथड्स हैं, टेस्ट, रीसेट, रीटेस्ट मेथड, इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड एंड इंटररेटर मेथड, ठीक है। टेस्ट रीटेस्ट मतलब आप दोबारा टेस्ट करके रीटेस्ट कर रहे हो, इंटरनल कंसिस्टेंसी मतलब इंटरनली चेक कर रहे हो, इंटररेटर मतलब अलग अलग बंदे कर रहे हैं तो सेम रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा। सो रिलायबिलिटी इज द प्री रिक्विजिट ऑफ वैलिडिटी, कि अगर कोई डाटा रिलायबल नहीं है तो वो कभी भी वैलिड नहीं होगा। वैलिडिटी के लिए प्री रिक्वायरमेंट क्या है, उसका रिलायबल होना। इसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकलिटी का मतलब है फिजिबिलिटी होना, कन्वीनियंस होना इन अ रियल वर्ल्ड सेटिंग। तो आप में इसमें क्या क्या चीजें देखोगे, टाइम होना चाहिए, टाइमली हो जाए, कोस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, इजी टू यूज होना चाहिए एंड एक्सेसिबल होना चाहिए। तो 4 मेन कंसिडरेशन होती है प्रैक्टिकलिटी की, टाइम, कोस्ट, इजी टू यूज एंड एक्सेसिबिलिटी। ये थोड़ा सा मैंने यूनिट तेज करवाया है क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी यूनिट था, तो फिर अगर मैं बहुत ज्यादा टाइम लगा देती तो आपका टाइम फिर से वेस्ट होता। सो दिस वॉज जस्ट एन रिविजन वीडियो। आई होप सबको प्रॉपर ओवरव्यू मिल गया होगा इस यूनिट का। Till then, don't forget to like, share and subscribe. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।